Hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes. Today we are going to cover the topic business finance. What is business finance? बिजनेस को पैसे की जो जरूरत है, बिजनेस को जो कैपिटल की जरूरत है, बिजनेस फाइनेंस को हम दूसरा एक और नाम दे सकते हैं, वो है कैपिटल. ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या नीड होते हैं बिजनेस के, कौन से टाइप होते हैं बिजनेस के, फाइनेंस के, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस फाइनेंस के नीड कब होते हैं. तो बिजनेस फाइनेंस के नीड्स कब होते हैं. अब एक बात समझिएगा, बिजनेस रन करने से लेके बिजनेस बंद करने तक, बात को ध्यान रखिएगा, बिजनेस रन करने से, बिजनेस शुरू करने से लेके बिजनेस रन करने से लेके बिजनेस बंद होने तक बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसीलिए कैपिटल को ब्लड ऑफ द बिजनेस कंसीडर किया जाता है. मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस. मनी नहीं तो बिजनेस नहीं. ठीक है, चलिए समझते हैं कि नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस के नीड्स कब हो सकते हैं. जो सबसे पहला पॉइंट दिया है वो है फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस. बिजनेस को शुरू करना है, कुछ सर्टिफिकेशन के वर्क्स करने हैं, कुछ लॉ रिलेटेड वर्क्स करने हैं, कुछ पेपर वर्क करने हैं. ये सारी चीजों के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. क्योंकि बिजनेस चालू होगा तो ऐसे तो चालू होगा नहीं, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन वर्क्स करने होंगे. ये सारी चीजों के लिए मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है. इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत. मैंने आपको क्या बोला था, बिजनेस शुरू करने से लेके बिजनेस खत्म करने तक पैसे की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब देखिए, बिजनेस रन करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स की जरूरत पड़ती है. यस, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म एसेट्स. अरे भाई लंबे टाइम का बिजनेस रहेगा तो लॉन्ग टर्म एसेट. मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बिजनेस रन करने के लिए बिजनेस को लॉन्ग टर्म एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. वही लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है मेरा, फिक्स्ड एसेट. क्लियर हो रहा. तो बिजनेस को वो परचेज करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. भाई लंबी टाइम के लिए चीज खरीद रहे हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, कंप्यूटर, ये सारी चीजें खरीदने के लिए मुझे फंड की जरूरत पड़ने वाली है. जाहिर सी बात है. ठीक है, चलिए तीसरा समझ लेते हैं फॉर करंट एसेट. करंट एसेट क्या, डेली एक्टिविटीज करने के लिए, मेरे को बिजनेस डेली एक्टिविटीज रन करने के लिए मुझे क्या कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है. जैसे मुझे मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी प्रोवाइड करना है, मुझे वर्कर को वेजेस प्रोवाइड करना है, मेरे को सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, वो सब चीज के लिए मुझे खर्चे में पैसे लगने वाले हैं. मुझे लाइट बिल पे करना है, मुझे रेंट पे करना है. ये सारी चीजों के लिए मुझे पैसा चाहिए. इसलिए मुझे करंट एसेट्स के लिए भी, बिजनेस करंट एसेट्स के लिए भी मुझे क्या चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट है. हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस का क्या नीड है, तो हमने 3 पॉइंट कवर किया. फिलहाल चौथे पॉइंट पे चलते हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्न करना, इनोवेट करना, कुछ नया करना. तो बिजनेस में अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है. जैसे आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, कल को मेरा दिल किया कि थोड़ा मॉडर्नाइज होता हूं, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, थोड़ा इनोवेटिव होकर पढ़ाता हूं. तो मैंने सोचा कि मैं प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाऊं. तो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी. भाई मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है. तो अगर मैं बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहता हूं तो मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अनदर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है. मेरा जो बिजनेस आज 1 रूम में है, 2 रूम में है, कल को मेरे को 10 रूम में बिजनेस को फैलाना है. तो एक्सपेंशन करने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ने वाली है. बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है. लास्ट पॉइंट देख लीजिए फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट. एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट क्या, फ्यूचर अनिश्चित है. फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनसर्टेन नॉट फिक्स्ड. ठीक है, फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर हमने देखा है क्या, नहीं. अब अचानक फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, क्या हुआ, बिजनेस में आग लग गया, या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई डिजास्टर हो गया, कुछ बड़ी तकलीफ हो गई, एम्प्लॉइज मेरे क्या हो गए, पूरे स्ट्राइक्स पे आ गए. ठीक है, तो ये सारे टाइम पे भी मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, फंड की जरूरत पड़ने वाली है. बात क्लियर हो रही है सबको. तो ये जो मैंने टॉपिक कवर किया, पहले तो हमने सीखा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. जो भी पैसा, जो भी कैपिटल है बिजनेस चालू करने से लेकर बिजनेस बंद तक करने के लिए चाहिए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस
फाइनेंस, एक रूल याद रखना आप लाइफ में, मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। ये रूल आप हमेशा दिमाग में रखना। जब तक ये रूल आपके दिमाग में है, बिजनेस आपके लिए आसान है। ठीक है, अब नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमने पढ़ा, तब तक बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने बोला बिजनेस शुरू करेंगे तब, फिक्स्ड एसेट बाय करेंगे तब, करंट एसेट्स के लिए बिजनेस में कुछ नया करना है तब, कुछ एक्सपांशन करना है बिजनेस में तब, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स है, अचानक से कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तब। अब समझते हैं कि बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में कैपिटल लाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल लाने के 2 तरीके समझेंगे। एक तो होता है ऑनर्स फंड और दूसरा होता है ओड फंड। ध्यान से देखिएगा, बिजनेस में फाइनेंस लाने के 2 तरीके, एक ओनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज ओड फंड। व्हाट इज ओड फंड? बोरोड फंड। ओड फंड क्या है? बोरोड फंड। ओड फंड क्या है? बोरोड फंड। ऑनर फंड क्या है? हम सीखेंगे ना भाई, ऑनर फंड क्या होता है। तो ऑनर फंड के क्या तरीके हैं? ऑनर फंड के 3 तरीके हैं। कौन से? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन प्रॉफिट। बिजनेस में ऑनर फंड कैसे लगा सकते हैं हम? हमारे पास 3 रास्ते हैं। क्या करेंगे? या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, या तो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट। रिटेन, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन प्रॉफिट? मेरा पिछले साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने पूरा पैसा डिविडेंड में देने से अच्छा क्या समझा, 8 लाख रुपए मैं डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 2 लाख रुपए मैं रिजर्व करके रखता हूं। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है इसको। रिटेन प्रॉफिट को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। क्यों? फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अचानक से कुछ जरूरत पड़ गया भाई, अचानक से मेरे बिजनेस को फंड की जरूरत है। आपने देखा ना, ये सारी चीजों के लिए बिजनेस को किस चीज की जरूरत पड़ती है? फंड की जरूरत पड़ती है। तो अचानक से मुझे जरूरत पड़ गया, तो क्या मेरे पास रास्ते हैं? मैंने प्रॉफिट में से रिजर्व करके रखा था ना, यस, मैं इसका यूज कर सकता हूं। मेरे पास रास्ता है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ले सकता हूं मेरे बिजनेस को। इक्विटी शेयर के थ्रू मेरे बिजनेस में फंड कलेक्ट कर सकता हूं। अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। इक्विटी शेयर में 3 टाइप है। इक्विटी शेयर हमने डिफरेंसेस में पढ़ाई किया है। अब एक बात और समझिएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर के मीनिंग, प्रेफरेंस शेयर के मीनिंग, इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा चीज आपके लिए रिफर रहेगा। इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं। पहले मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ा दिया है इक्विटी शेयर से रिलेटेड। और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों के डिफरेंसेस मैंने पढ़ाया हुआ है। तो दोनों के डिफरेंसेस के जो बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट्स थे ना, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट था कंपलसरी, या आपको मैंने पढ़ाया होगा मीनिंग, या पढ़ाया होगा मैंने रेट ऑफ डिविडेंड। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर कौन सा शेयर होल्डर? ऐसा शेयर होल्डर जो ऑनरशिप लेता है बिजनेस में, वो बिजनेस का क्रेडिटर नहीं होता है, वो बिजनेस का ऑनर कंसीडर होता है, उसको बोलेंगे हम इक्विटी शेयर। बात समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो मेरे बेसिस ऑफ डिफरेंस है, लिखूंगा कंपलसरी। पॉइंट क्या डालूंगा? कंपलसरी। उसके बाद लिखूंगा इट इज कंपलसरी फॉर द एवरी बिजनेस टू इश्यू इक्विटी शेयर इन द पब्लिक। ठीक है। दूसरा पॉइंट उठाऊंगा रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, it depends upon the business. If business is growing, the rate of dividend is also high for the shareholder. If business is down, the rate of interest is less for equity shareholder. बात समझ में आया? सेंटेंस फॉर्मेशन हम उस तरीके से करेंगे। इक्विटी शेयर के मीनिंग और इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया। सेम गोज विद प्रेफरेंस शेयर। भाई डिफरेंसेस वहां से आप समझ लेना, डिफरेंसेस से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप वहीं से उठा लेना। ठीक है, अभी फिलहाल समझते हैं कि इक्विटी शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर 3 टाइप्स के, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर
अदर इक्विटी शेयर, इसको हम करते हैं इग्नोर, ये दोनों को समझते हैं। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर क्या होता है, मैंने अपने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, नॉर्मल इक्विटी शेयर, क्या इक्विटी शेयर, मैंने नॉर्मल अपने कैपिटल के लिए पैसा फंड इकट्ठा करने के लिए मैंने क्या किया, कैपिटल शेयर को इशू किया मार्केट में इशू किया कि आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो और उसके बदले में बिजनेस से उतना हिस्सेदारी लेके जाओ, उतना ऑनरशिप लेके जाओ। बिजनेस डूबेगा, आप डूबोगे, बिजनेस उठेगा, आप उठोगे। आपको वोटिंग राइट दिया, आपको मीटिंग में आने का वो सुविधा दिया, आपको बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने का सुविधा दिया, हर चीज का मैंने आपको राइट्स दिया। यही है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर वो होता है कंपनी में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो लोग को कंपनी क्या करती है, या तो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर देती है। बात को समझिएगा, आप टेक्स्ट बुक में रीड कर लीजिएगा, कहीं पे भी रीड कर लीजिएगा, आपको एक बार रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी इशू शेयर टू इट्स कंपनी इशू शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स और इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है, एट अ डिस्काउंट और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश। या तो डिस्काउंट पे दे दिया या तो बिना ही कैश लिए दे दिया, बिना पैसा लिए दे दिया, कुछ भी जीरो अमाउंट पे दे दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। इक्विटी शेयर दो टाइप का था, एक था ऑर्डिनरी जो कि नॉर्मल इक्विटी शेयर, जैसे मार्केट में इक्विटी शेयर नॉर्मल चलता है बस उस तरीके का, और दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के भाई, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के, रिडीम्ड बिफोर 20 इयर्स। प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक 20 साल से पहले आप रिडीम कर सकते हो और एक 20 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हो। इजी हो गया ना। How many types of preference shares are there? There are two types of preference share. First one is redeemable before 20 years. Second one is redeemable after 20 years. अब देखिए redeemable after 20 years मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता होगा ये लोग को, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, इनको कुछ अलग से स्पेशल वाला फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है। That one is redeemed after 20 years, ठीक है। ऑनर्स वन में तीसरा पॉइंट था रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। रिटेन प्रॉफिट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हमारे जो पास्ट प्रॉफिट है उसमें से कुछ पैसे को साइन करके रख लिया था, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द अमाउंट्स फॉर द डिविडेंड, हमने पूरा अमाउंट डिविडेंड में नहीं दिया, हमने क्या किया, कुछ अमाउंट को हमारे पास रख लिया। क्यों रख लिया, फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना भाई, कभी भी जरूरत पड़े ये सब काम के लिए तो मैं यहाँ से पैसा उठा के यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए डिफरेंसेस है आपके जो टेक्स्ट बुक में है, उसके बाद डिफरेंसेस है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के क्या डिफरेंसेस है, तो उसका वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है YouTube पे, तो आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। विद अभिषेक सर आप यूज कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक है मैंने एक और ये इस टॉपिक पे वीडियो में बनाने वाला हूँ, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के क्या डिफरेंस है तो वो भी आपको एक अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। फिलहाल के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ऑनर्स फंड के बाद हम बोरोड फंड के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, देन बोरोड फंड के बाद मैं दोनों को डिफरेंसेस आपके सामने रख दूंगा।